जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस गाइड। आज हम करने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर का रिवीजन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर्स की फॉर्मुला शीट और शॉर्ट नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन से, या फिर चैनल में जाके आप अबाउट पेज में जाइए, वहां पे आपको हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों हैंडल मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम डेली टारगेट्स दे रहे हैं आपको, जो आपको 30 डेज में कंप्लीट करने हैं, सो दैट आपका नंबर बहुत बूस्ट हो। हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे अगर उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 0,0,0 होगा, यानी x में वो 0 है, y में भी 0 है, z में भी 0 है। सेम यहाँ पे भी उसका x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, z कोऑर्डिनेट दिया है, किसका? पॉइंट p का। हमें OP वेक्टर बताना है। अगर हम किसी भी पॉइंट को एज अ वेक्टर डिनोट कर रहे हैं ओरिजिन से, जैसे कि उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। इनिशियल पॉइंट यानी यहां से यहां तक। अगर हम ऐसे लिखते हैं ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर मतलब होता है ओ से पी पॉइंट तक जाने वाली लाइन। आप ऐसे देख सकते हो। वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो जो हम ऊपर एरो बनाते हैं, वो एरो डिनोट करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते हुए। तो जब भी लिखते हैं ओपी वेक्टर, तो डिनोट कर रहा है ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ। पी हमारा फाइनल पॉइंट है, ओ हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो हमें जब भी अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। जैसे हम अगर एग्जांपल के लिए देखें, तो हमने यहाँ पे पी क्यू वेक्टर की बात की है, इस पॉइंट पी की, इस पॉइंट क्यू की। मतलब पी से क्यू की ओर जा रहे हो, पी इनिशियल है, क्यू हमारा फाइनल है। तो हमने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी इसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है और इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, फाइनल में से हमने इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया है। -1 से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 -2 बन जाएगा, और आप ऐसे देख सकते हो बाकियों के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पी क्यू वेक्टर, हमने देख लिया इस डायरेक्शन में है। अब हम लोग क्यू पी वेक्टर की बात करें, यानी पी क्यू इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, क्यू पी के लिए आप इस डायरेक्शन में आओगे, क्यू से पी के लिए। तो सेम उसकी वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो यहाँ से देखने में आपको मिलता है कि ये हमारा -2 था, -4 था, यहाँ पे हमको 2 और 4 मिल रहा है। ये तो 0 है, तो हम इसका कुछ प्लस और माइनस की बात नहीं कर सकते। इससे हमको ये देखने को मिला, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू पी वैक्टर। अगर एक वेक्टर ऐसे है, हम उसका बस डायरेक्शन बदल रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, यानी पी से क्यू की तरफ जा रहा था, अब क्यू से पी की तरफ जा रहा है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज के हमने यहाँ पे माइनस का साइन दिखा दिया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एक ओपी वेक्टर दे रखा है, जिसका हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखें, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप है। मैं आपको बता दूं, i कैप j कैप k कैप क्या डिनोट करता है? i कैप डिनोट करता है x के कोऑर्डिनेट को, j कैप डिनोट करता है y को, k कैप डिनोट करता है z को। k कैप है क्या? ये बस एक डायरेक्शन बताने के लिए हमने बता रखा है कि x एक्सिस की तरफ आपको अगर कोई डायरेक्शन बताना है तो i कैप बताएगा। उसके आगे हम एक मैग्नीट्यूड देते हैं जो बताता है कि कितना है उस डायरेक्शन में वो। जैसे यहाँ पे देखो, जे कैप से हमें डायरेक्शन पता चल गई कि वाई एक्सिस में है, और 2 से पता चल गया कि 2 यूनिट्स है वो वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कि जो आई कैप के साथ लिखा होगा मैग्नीट्यूड, वो आई कैप का डायरेक्शन रेशियो होगा। जैसे कि 1, 2 और 3, यहाँ पे 1 लिखा होगा बिकॉज कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो 1, 2 और 3 हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे की पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट्स में भी मिल जाता है, और कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ जाता है कि आपको दो वेक्टर्स दे रखते हैं, जैसे ओपी वेक्टर और ओआर वेक्टर। मान लीजिए कह देते हैं कि दोनों वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड है हमारे एक्सिस से। इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब है? कि उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो जैसे दे सकता है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और दूसरा दे देगा, कह देगा भाई वो a i कैप है प्लस b j कैप है प्लस 3 k कैप है। तो आप इसमें देख ही सकते हो कि उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ये 1 इस a के बराबर होना चाहिए, ये 2 इस b के बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपसे पूछ लेगा a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो a प्लस b यहाँ से 1 प्लस 2 3 होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। अब जब से जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया था कि ये p और q वेक्टर के ऊपर में ये डिनोट किया था, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? देखने में तो हम बस इसको डिनोट कर रहे हैं छोटे से, पर ये हम पूरा वेक्टर डिनोट करना चाह रहे हैं इससे, तो इसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, जैसे ये ओपी वेक्टर हमको दे रखा था, इसका हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें अंडर रूट में इसके डायरेक्शन रेशियोज का, डायरेक्शन रेशियोज को मैंने डी डॉट आर से डिनोट किया है, डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करना है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और उसको सम कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि अगर मैं आप एग्जांपल लूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा? √14। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो बस डायरेक्शन बताने के काम आता है। जैसे कि हम यहाँ पे आई कैप की बात कर रहे थे, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में, कि इसका मैग्नीट्यूड आपको 1 मिल रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन तो बता रहे हैं ना, वो बस डायरेक्शन बताने के काम आता है। अब जैसे हमको पीक्यू वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, अब पूछ ले कि एक यूनिट वेक्टर बताओ पीक्यू के डायरेक्शन में, तो हमने कहा लेट उसको हम लोग ए कैप कह दें। ठीक है, अब उसको हम लिखेंगे कैसे? पीक्यू वेक्टर आप ऐसे लिख दीजिए नॉर्मली ऊपर, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से।
अब यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 6 का स्क्वायर 36, जो कि 7 के अराउंड आएगा, अंडर रूट 49 तो 7 बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, पी क्यू वेक्टर हमने ऊपर ऐसे लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया 7 7 7 से, 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप, और ये हमारा पूरा हो गया ए वेक्टर, यानी ए कैप वेक्टर। ये जो हमने ऊपर कैप लगाया है ये बताने के लिए होता है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप लगा दिया है। तो ये उसके वो हो गए डायरेक्शन रेशियोस 2/7, 3/7, 6/7। आप इसको सम करके भी देख लीजिएगा, अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिएगा, अंडर रूट 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का, 6/7 का होल स्क्वायर, आपको सबका स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट 49/49 मिलेगा, जो कि 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की। कोसाइन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉस आएगा। तो कोई भी वेक्टर का ऐसे दिया हो, ये एक 3D वेक्टर है, ठीक है। ये z एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है, x एक्सिस में भी है। मतलब अगर ऐसे है हमारा प्लेन है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो कुछ ऐसे निकला हुआ है वेक्टर, ठीक है, कि मतलब z में भी है, x में भी है, y में भी है। तो वो हर एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो हमने कह दिया z से गामा एंगल पे है, और वो x से अल्फा एंगल पे है, और वो बीटा एंगल पे है y से। इसी का हमने cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाला, तो वो कुछ हमने मान लिया लेट इट बी LMN। इसी को हमने कह दिया डायरेक्शन कोसाइंस है। ये जो LMN है ये हमारी डायरेक्शन कोसाइंस है। अब इसका मतलब हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे थ्योरेटिकली देखने को मिला, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद कर लीजिएगा कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 आता है, और यही बराबर था L बराबर cos अल्फा था, तो वहां से cos स्क्वायर अल्फा हो गया, M बराबर cos बीटा था, cos स्क्वायर बीटा हो गया, N बराबर cos गामा था, cos स्क्वायर गामा हो गया, ये भी बराबर 1 ही होगा। अब हमें फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 आता है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, cos स्क्वायर की वैल्यू वहां से क्या आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर, वही हमने यहाँ रखा है, तो हमको यहाँ से ये वाला रिलेशन भी मिल गया है, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की। इसका रिलेशन क्या है, ये इसका रिलेशन है। इसका रिलेशन ये कि अगर आपको ये वेक्टर दे रखा है, आप इसके रिलेशन में क्या लिखोगे, आपको पता है कि इसकी डायरेक्शन रेशियो हमने पहले लिख ली 2 3 6 है। डायरेक्शन रेशियोज को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उस वेक्टर के, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अब जैसे ये डायरेक्शन रेशियोज था 2, इसका हमने निकाला था मैग्नीट्यूड कितना आया था 7 आया था, ठीक है। तो अब 7 से हमने इसको 2 को डिवाइड कर दिया, 2/7, 3/7, 6/7। इसी को हमने कह दिया आई के साथ, यानी एक्स के साथ जो एंगल बना रहा था वो एल हो गया था। आप देख सकते हो ऊपर एक्स के साथ अल्फा एंगल बन रहा था, और उसी का कॉस अल्फा एल आ रहा था। तो ये मैंने यहाँ भी डिनोट किया कि इसको मैंने एल कह दिया, एक्स के साथ एल, वाई के साथ एल के साथ एम आ गया, और ये एन आ गया, एल एम एन आ गया। ये हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये रिलेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज के अपॉन में 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा सीधे डायरेक्शन रेशियो बराबर डायरेक्शन कोसाइन, जो कि मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप के वेक्टर्स की, जैसे जीरो वेक्टर आ गया। जीरो वेक्टर क्या है कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी दोनों पोजीशन पॉइंट ही सेम है, तो आपका कोई वेक्टर बनेगा ही नहीं, कोई लेंथ उसकी आएगी ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या ही बचेगा। तो इसको हम कहते हैं 0 i कैप 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया। बाकी सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर कह देते हैं। आप देखिए पैरेलल एक दूसरे के, और वो उल्टा जा रहे हैं तो एंटी पैरेलल हो गए। बाकी कोलिनियर है कि एक के ऊपर एक चढ़ गए, कि ये बी वेक्टर इतना छोटू सा ही है मगर ए वेक्टर उसी में ही है मगर वो थोड़ा बड़ा सा है, तो कोलिनियर हो गया। इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, तो ये आपकी काफी हेल्पफुल रहता है, तो आपको ये ऐसे हेल्पफुल पड़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। मान लीजिए a1 a2 a3 ये हमारे पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, b1 b2 b3 ये b1 लिखा है यहाँ पे, b1 b2 b3 ये हमारे दूसरे वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो a1 अपॉन b1 मतलब पहले वेक्टर का पहला कोऑर्डिनेट दूसरे वेक्टर का पहला कोऑर्डिनेट, यानी i कैप के यहाँ कोऑर्डिनेट्स हम वो कर रहे हैं। देखो i कैप के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर रहे हैं j कैप को k कैप को, ये सब बराबर आने चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर लैम्डा लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कोलिनियर वेक्टर्स की 2 कंडीशन है, आप यहाँ से दोनों कंडीशन याद कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, हमें एक o पॉइंट दे रखा है, यहाँ से ओरिजिन है हमारा, ओ से ये OQ वेक्टर, OP वेक्टर एंड OR वेक्टर। कहने का मतलब है ये जो P और Q को लाइन ज्वाइन कर रही थी, OR वेक्टर ने इसको m/n के रेशियो में तोड़ दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स को m से मल्टीप्लाई करना है और P के कोऑर्डिनेट्स को n से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में m+n लिख देना है। ये रहा आपका वो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये इंटरनली है, R पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, उसको एक्सटर्नली भी तोड़ सकता था इन दोनों लाइन को, कि QR और PR दोनों का रेशियो अलग आता है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम यहाँ पे समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, हमने उसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि हमने ए का डॉट प्रोडक्ट कर दिया बी के साथ। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर है, इसके बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है। अभी हमारा जो थीटा एंगल बन रहा है, हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे a का मॉड लिख देना है और b का मॉड, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए a का मॉड 2 था, b का मॉड 3 था, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, a डॉट b बराबर क्या आएगा आपका 2, पहले का मॉड आ गया 3, दूसरे का मॉड आ गया इंटू कॉस 30,
ये कितना आ जाएगा आपका 2 3 6 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 और 6 कट जाएगा तो कितना जाएगा 3√3। ये आपका आंसर हो गया। फिर हमने देखा आई इंटू जे कैप। आई इंटू जे कैप कैसे, जे मतलब हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। cos 90 जीरो तो पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। ऐसे ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। अब आई इंटू आई, दोनों का मॉड तो 1 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। और उनके बीच में जैसे आई हमारा एक्स एक्सिस है तो दूसरा भी उसी एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है। एंगल जीरो है तो cos जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से पूरा वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया, आई इंटू आई भी बन देगा और ये भी बन देगा। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। ए डॉट ए हमें मॉड ए स्क्वायर देता है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी हमें ये देता है। इस पूरे फॉर्मूले को रटने के लिए या फिर समझने के लिए आप ये कर सकते हो, ये एक हमने ट्रिक है। रिप्लेस कर दीजिए आप किसको, ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर को मॉड बी स्क्वायर से। मतलब अगर आप ए इंटू ए लिखते हो तो आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं ना। वैसे आपने ए वेक्टर को डॉट ए वेक्टर लिखा है तो वही आपको ए स्क्वायर ही लिखना है, बस वेक्टर के फॉर्म में लिखिए मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको अगर ये ए डॉट ए दिया होता तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर लिखते ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको मॉड ए स्क्वायर से बदल देना है। वेक्टर रहेगा अंदर, उसका मॉड निकालिए, मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर नॉर्मली ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे लिखा हो तो आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आपने वही किया, ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, मॉड ए स्क्वायर से, माइनस बी को किससे रिप्लेस करना है, मॉड बी के स्क्वायर से। यही चीज हमने यहाँ लिख रखी है, ये आपको दिख गया। सिमिलरली ऐसे ही आपको करना है, ए प्लस बी अगर ऐसे दे रखा है उसके होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर आता ना, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए मॉड बी। बाकी कुछ इनइक्वालिटीज हैं, ये आप याद कर लीजिए, कभी कभी काम आता है, जल्दी जनरली इस पे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप याद कर लीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। बिकॉज हमने आपको 6 चैप्टर्स ही कहे हैं जिनसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर। आपको वेक्टर प्लस 3D से अराउंड 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जनरली। हो सकता है ट्रेंड हल्का चेंज हो जाए, आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाए, बट जनरली मैंने 15 क्वेश्चन देखे क्योंकि काफी वेटेज रखता है वेक्टर 3D। तो वेक्टर से ऐसे इजी सवाल आए तो आपसे मिस ना हो, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को एक बार रट लीजिएगा यार, या फिर समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी आपका मन है। मैं तो रट लेता था, अगर चीजें याद ना हो रही हो तो बस आपको बस एक ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कर लीजिए, और तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में मुझे आपको चीज और बतानी थी कि यार जैसे ये एक एंगल है, ये भी तो एक एंगल हो सकता है। कॉस थीटा में आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ले सकते थे ना। इसलिए नहीं लेते बिकॉज वेक्टर के आपको बीच का छोटा वाला एंगल लेना है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 330 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल कभी नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है वेक्टर्स के बीच में, ये बात याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। अब हमें पता है हम लोग कभी भी ए डॉट बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बाकी मतलब जीरो तो हमारा मैग्नीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकता है वैल्यू को, वो है कॉस थीटा। तो अगर ऑप्टिक्स एंगल मिल रहा है तो आपको पता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में क्या मिलता है आपको, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो मतलब यहाँ पे ए डॉट बी आपको नेगेटिव मिलेगा, और 90 डिग्री पे तो जीरो मिलेगा बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है। और एक्यूट एंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री से कम में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है। बाकी आप यहां से निकाल सकते हो cos थीटा, ये कैसे निकला है, a डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है। तो अगर आपको सिर्फ cos थीटा चाहिए तो मॉड ए मॉड बी को इधर भेज दीजिए, तो ये तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली यहाँ पे आराम से चीजें कर जाएंगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स की। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कि बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, हमने क्या दिया, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का प्रोजेक्शन कितना है इसके ऊपर। तो हमने यहां से ऐसे डॉट 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 किया, हमने देखा इतना ही है। अब थीटा है तो यहां से हमने क्या लिया इसको, अगर आप ट्राइंगल को भी देखोगे 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ट्राइंगल की तरीके से भी देखेंगे तो मॉड बी कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स लेने आते हो, अगर कोई भी ऐसे दे रखा हो, ऐसे थीटा एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, जैसे मान लीजिए बी था तो यह आ जाता है बी कॉस थीटा, और ऊपर चला जाता है बी साइन थीटा। तो वैसे यहाँ पे बी कॉस थीटा आ चुका है आपका, इतना आपका बी कॉस थीटा, यही इसका स्केलर प्रोजेक्शन है। तो कितना ही है, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को आप और क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए, बिकॉज क्यों, हमने पीछे पढ़ा था कॉस थीटा बराबर क्या आता है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा वेक्टर रहता है, मैं लिखता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मॉड ए से तो आप समझ ही जाते हो कि उसका मैग्नीट्यूड है, बट आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहीं से आपने क्या किया है, मॉड बी को इधर भेज दिया, तो ए डॉट बी अपॉन में ए बचा है। सिमिलरली अगर आप ए का प्रोजेक्शन बी पे देख लें तो ऐसे ही ए का प्रोजेक्शन भी ए कॉस थीटा होगा, ऐसे और ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए बी का प्रोजेक्शन ए पे हो रहा है,
ठीक है, बी का प्रोजेक्शन हो रहा है इसलिए बी कॉस थीटा है, जिसका प्रोजेक्शन होगा वही कॉस थीटा लिख दीजिएगा। बी का प्रोजेक्शन ए पे हो रहा है तो बी कॉस थीटा, ए का बी पे हो रहा है तो ए कॉस थीटा, तो बाकी आप फॉर्मुला यहाँ से ऐसे डिराइव कर ही सकते हैं। बाकी एक चीज इसको याद कर लीजिए, वर्क डन का फॉर्मुला है ये, वर्क डन हमेशा फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। आई होप आप सभी लेक्चर देख रखे होंगे तभी आप ये रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, बिकॉज यार रिवीजन वीडियो काफी स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है। आपको मैं यहाँ पे पूरी चीजें समझा भी सकता हूँ कैसे आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना है, बट वो काफी लंबी वीडियो जाएगी। बट ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, आपको लेक्चर देख लेना चाहिए जहां से हमने आपको रेफर किया था। आपको नहीं पता है तो आप हमारे मैथ स्ट्रेटजी वीडियो में जाके उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हमने कहां से रेफर किया था। तो इसका जो मॉड होता है बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ऐसे बराबर नहीं होता है, बिकॉज ए क्रॉस बी करोगे तो आपको हो सकता है जेड एक्सिस में मिल जाए, बट बी क्रॉस ए में आपको माइनस जेड एक्सिस में भी मिल सकता है, क्योंकि हमेशा या तो ऊपर मिलेगा या तो नीचे मिलेगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो प्रोडक्ट तो ऐसे मिल रहा है, ऐसे कर रहे हो प्रोडक्ट तो नीचे मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है। बाकी इसको आपको अगर इक्वल्स लिखना ही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बी क्रॉस ए इक्वल्स माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। माइनस क्यों लगाते हैं मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए। बाकी अगर आपको इसका मॉड चाहिए ए क्रॉस बी का तो आपको कुछ नहीं करना है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। और स्केलर प्रोडक्ट का क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, याद है। तो बस बाकी आपको डायरेक्शन के साथ लिखना है, मतलब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, पूरा का पूरा वेक्टर लिखना है। तो आपको लिखना है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जो कि उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। फिर एक एन कैप, एन कैप क्या है उसका डायरेक्शन बताएगा, और एन कैप ए से भी परपेंडिकुलर होता है, बी से भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब अगर ये एक्स है और ये वाई है तो हमारा जो तीसरा वेक्टर आएगा वो जेड एक्सिस पे आएगा। हम बात करते हैं तीनों ही वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ, यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। ये स्टेटमेंट आ जाती है, याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे एक तरीका है, आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको के मिलेगा, जे को के से कर रहे हो तो आपको आई मिलेगा, और उल्टा चल दोगे तो माइनस में मिलने लगेगा। जैसे आपने जे से आई को कर दिया तो माइनस के मिलेगा, ठीक है। बाकी आप आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिलेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज उनके बीच में जो एंगल है, अगर देख लीजिए ये वाला आई भी इधर ही है, दूसरा आई भी इधर ही आएगा, इनके बीच का थीटा जो है वो 0 डिग्री है, और साइन जीरो कितना आएगा, साइन जीरो जीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपने इसको भी याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आपने अगर डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ऐसे आई जे के लिख लीजिए ऊपर, फिर ए का यहाँ पे आपको लिखना है वेक्टर का पूरे कोऑर्डिनेट्स लाइन से, फिर बी वेक्टर का आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, फिर आपको डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर देना है कहीं से भी पकड़ के। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले आई को पकड़ते हैं, फिर उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर जे को, फिर उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर के को, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर ऐसे आपको मिल जाता है। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता हो तो हो जाएगा, वरना आप डिटर्मिनेंट की भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने ऊपर भी देखी थी, इसको याद कर लीजिए, बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है कि अगर ए पैरेलल है बी के, यानी ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच का थीटा 0 डिग्री है। थीटा अगर 0 है तो ए क्रॉस बी आपको 0 वेक्टर ही मिलेगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन आपको कुछ मिलेगी। 0 वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन आपको सिर्फ पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड तो उसका 0 है। और चीज कह सकते हो आप क्या कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है। कोलिनियर की आइडेंटिटी यही थी, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। अगर इसका भी फिर थीटा 0 ही मिलेगा, बिकॉज कोलिनियर क्या होता है, ये हमारा पहला वेक्टर, उसी पे छोटा वेक्टर ये आ गया हमारा, ठीक है। तो कोलिनियर ये, तो इसके बीच कभी थीटा 0 होगा, तो यही चीज है। ए क्रॉस ए भी 0 होता है, बिकॉज क्यों, ए भी उसी डायरेक्शन में है, दूसरा ए भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब ओवरलैप ही कर रहा होगा एक तरीके से, तो उसके बीच कभी थीटा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो वो भी हो गया। फिर यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस सी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, ए को क्रॉस कर दिया बी से, प्लस ए को क्रॉस कर दिया है सी से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। बाकी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं स्क्वायर, ये याद रखिएगा, वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड आपने निकाला है, ए डॉट बी कैसे आता है, ए बी कॉस थीटा से आता है स्केलर प्रोडक्ट का, और ए बी साइन थीटा से इसका आता है। इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इससे अच्छा आप मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर कर ले। सिंपल एकदम सिंपल है कि आपको मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर कर देना है। इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि आपको ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी एक साइड आपका ए वेक्टर है, दूसरी साइड आपका बी वेक्टर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी का मॉड कर देना है, यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। या फिर हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। d1 क्या है, पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देना है। ये एक आइडेंटिटी, एक ये एप्लीकेशन है, और एक आपका ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी। और एक एप्लीकेशन आपका ये हो गया टॉर्क। टॉर्क के लिए आपको क्या करना है, टॉर्क आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको एक्सिस दे रखी है, ठीक है, इसी के क्रॉस टॉर्क लगेगा। यहां से आर क्या है, आपका डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, वो फोर्स से, जहां से फोर्स लगने वाली है आपको, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क का। ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, बट ये जस्ट एप्लीकेशंस के लिए आपको बताया जा रहा है। फिर आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको याद करना है आपको, ये चीजें याद करने वाली हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है आप देख लीजिए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हमें ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो ए बी सी,
उनको ऐसे एक इस वाले ब्रैकेट में रख दीजिए। इसका मतलब है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि ए का क्रॉस करो बी से डॉट सी, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए को बाहर रखो, बी का क्रॉस कर दो सी से, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसमें क्या किया है आपने, एक डिटर्मिनेंट बनाई है। डिटर्मिनेंट के अंदर को कैसे सॉल्व करना है, ए का यहाँ पे लिख दीजिए, बी का लिख दीजिए, सी की कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये होता है तरीका क्या करने का, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेंथी पड़ सकता है, आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो ऐसे आप डिटर्मिनेंट बनाइए। उसमें पहले आप ए का यहाँ रखिए, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स रखिए, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन में ऐसे रख दीजिए। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऐसे लाइन से रखने हैं, सी की कोऑर्डिनेट्स ऐसे लाइन से, बी की कोऑर्डिनेट्स ऐसे लाइन से, जैसे कि बी का क्या है 4 5 6, तो यहाँ भी हमने बी का क्या रखा है 4 5 6, तो ऐसे लाइन से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ऐसे आपको फिर वहां पे पुट करिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड या फिर कोप्लेनर वेक्टर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेललोपाइड ऐसे 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। इसका आपको वॉल्यूम चाहिए तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सी बी और ए जो आपको दे रखा है इसका आपको ऐसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देना है। वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बट आपको अगर जनरली पूछ ले वहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, तो ये उसका फॉर्मूला होता है 1/6 ऑफ, ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देना है तीनों साइड्स का। उसके बाद हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में पड़ गए हैं, मतलब ऐसा कुछ फिगर बन ही नहीं रहा होगा। अब ऐसा फिगर बन ही नहीं रहा है तो मतलब इसका कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो वॉल्यूम इसका 0 आना चाहिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर 0 आना चाहिए। यही है इसकी कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, कुछ वहां पे एक्स वाई जेड पूछ रहा होगा उनके कोऑर्डिनेट्स में, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही उनका वैल्यू निकाल के वॉल्यूम का 0 के बराबर पुट कर देना है। बाकी कुछ आइडेंटिटीज याद कर लीजिएगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस सी का, सी क्रॉस ए का 0 आता है। ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का कितना जाता है 2 टाइम्स ए बी सी का, निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अलग से ब्रैकेट में लिखा है। इस ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, पहले बी क्रॉस सी करो तभी ए क्रॉस करना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको क्या करना है, ए का डॉट करना है सी के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है बी के साथ, सीधे मल्टीप्लाई करना है। डॉट में क्या आता है, स्केलर आता है, तो स्केलर को आपको बी से मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर माइनस करना है किसके साथ, ए का डॉट करिए, फिर आप बी के साथ, फिर इंटू कर दीजिएगा सी के साथ, वही माइनस है। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, अगर मान लीजिए ये ब्रैकेट पहले आ चुका है, ए बी ऐसे आ चुका है, ए क्रॉस बी, फिर इसको क्रॉस सी से कर रहे हो, तो इसका निकालने का तरीका थोड़ा अजीब सा पड़ जाता है। इससे अच्छा आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस में डाल दीजिए। माइनस से करने से क्या होता है, साइन की अपोजिट होती है, वेक्टर अगर ऐसे था तो वेक्टर ऐसे हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको उल्टा कर दिए, ये आपको मिल गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, अंदर आप क्या कर सकते हो, सी का क्या करोगे, डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, माइनस सी का डॉट करोगे ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, और ये माइनस में आपको आंसर दिख ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, ए का क्रॉस कर रहे हो बी क्रॉस सी के साथ, प्लस बी का कर रहे हो सी क्रॉस ए के साथ, प्लस सी का कर रहे हो ए क्रॉस बी के साथ, तो आपको 0 देखने को मिलता है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा वेक्टर का रिवीजन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टारगेट्स कंप्लीट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहीं पे आपको उसके फॉर्मुला शीट्स मिलेंगे, बाकी और भी अपडेट्स वहीं पे हम देते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको हमारे चैनल में जाकर हमारे अबाउट पेज में जाना है, वहां पे आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों हैंडल मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।